नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैटर के PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। भारत में 1990 में नव उदारवादी आर्थिक व्यवस्था लागू होने के बाद भारत में भी बाजार का विकास, विस्तार एवं आक्रामकता बढ़ी है। अब बाजार चलकर हमारे घर में पहुंच गया है। अब वह हमारी आकांक्षाओं और सपनों तक पहुंच गया है। मानो हम बाजार के बीच बने एक घर में रह रही हैं। बाजार के वर्चुअल एवं डिजिटल प्रसार ने हमारी प्रत्यक्ष उपस्थिति एवं अनुपस्थिति को बेमानी कर दिया है। ऐसे में लगता है कि आज राजनीति भी बाजार के स्पेस में ही संभव हो रही है। इस बाजारवाद के आक्रामक विस्तार ने भारत में जनतंत्र की राजनीति के प्रारूप एवं अंतर्वस्तु में आमूलचूल परिवर्तन किया है। इसने जनतंत्र की राजनीति के संपन्न होने की प्रक्रिया को तो प्रभावित किया ही है, हमारी राजनीतिक एवं प्रशासकीय समझदारी, संवेदनशीलता एवं कार्य योजनाओं को भी प्रभावित किया है। भारतीय जनतंत्र की प्राण शक्ति जनतांत्रिक चुनाव है। भारत में लगातार चुनाव होते रहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा एवं मणिपुर इन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव राजनीतिक दल, राजनेताओं एवं जनता के बीच सीधे संबंध से आकार लेते रहते हैं। 1990 के बाद इस चुनाव प्रक्रिया में मार्केटिंग, PR एवं कैंपेन प्लानिंग करने वाली कंपनियों ने प्रवेश करना प्रारंभ किया। इन कंपनियों ने उसी तर्ज पर हमारी दुनिया में प्रवेश किया है। जैसे बाजार में उत्पादों को बेचने के लिए विज्ञापन कंपनियों ने प्रवेश पाया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशांत किशोर की कंपनी IPAC, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसकी शुरुआत 2013 में सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस के रूप में हुई थी। यह काम तो करती ही थी, इधर अनेक नई कंपनियां इस कार्य में उतर चुकी है। यदि इनकी वेबसाइट देखें और उनके द्वारा भारतीय चुनावों में दी जाने वाली सेवाओं पर गौर करें तो काफ़ी कुछ मार्केटिंग एवं एडवर्टाइजिंग के लिए बनी कंपनियों जैसी रूपरेखा ही दिखाई पड़ेगी। जनता चुनाव के वक्त क्या सोचती है, इनका सर्वे, इन सर्वे के आधार पर कैंपेन की रणनीति, मुद्दे, नारे एवं प्रचार की प्लानिंग तो ये करते ही हैं। साथ ही साथ चुनाव के आकांक्षी इनके द्वारा किए जाने वाले नेताओं की लोकप्रियता, अलोकप्रियता के सर्वे के आधार पर ही किसी टिकट दिया जाए या न दिया जाए, इसका निर्णय भी आजकल राजनीतिक दल करने लगे हैं। राजनीतिक दलों के चुनावी विमर्शों को दिशा देने का काम तो ये कंपनियां करती ही है, साथ ही अपने क्लाइंट राजनीतिक दल एवं नेताओं के प्रचार को जमीन पर भी उतारती है। ये कंपनियां
काडर के तौर पर स्वयंसेवक नियुक्त कर उनके माध्यम से माइक्रो स्तर पर जनता के ओपिनियन को भी विरचित करती रहती है। अपने प्रचार, विज्ञापन, मीडिया, मैनेजमेंट तथा अन्य माध्यमों से ये कंपनियां जनता की आशाओं, आकांक्षाओं एवं चाहतों को भी पुनर्रचित करने लगी है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कैसे बाजार का रंग ढंग, उत्पाद की बिक्री एवं प्रसार के तरीके हमारी राजनीति में भी प्रभावी होने लगे हैं। डिजिटल कैंपेन की लगातार बढ़ती महत्ता ने राजनीति में बाजार के आक्रामक प्रवेश को और ज़्यादा संभव बनाया है। चुनाव मैनेजमेंट की ये कंपनियां अपने डिजिटल स्वयंसेवकों के माध्यम से भी राजनीतिक दलों के डिजिटल कैंपेन को भी संयोजित करती है। इमेज मैनेजमेंट, परसेप्शन मैनेजमेंट, नैरेटिव सेट करना जैसी शब्दावली के इर्द गिर्द इन सब का कार्य व्यापार केंद्रित है। अब नेता एवं राजनीतिक दल छवि उत्पाद के रूप में देखी जाने लगी हैं। जनता एवं राजनीति के बीच ये छवि उत्पाद एवं प्रसार में लगी कंपनियां तीसरे पक्ष के रूप में शामिल हो गई है। हिंदी के महत्वपूर्ण कवि धूमिल के शब्दों में कहें तो यह तीसरा पक्ष वैसा ही है जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है, बस रोटी से खेलता है। इस रोटी के खेल में ही बाजार हमारी जनतांत्रिक राजनीति की संस्कृति में खरामा शामिल होता जाता है। इसी क्रम में वह जनता एवं राजनीति के संबंधों के स्वरूप को बदलता जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीतकालीन ओलंपिक खेलों के राजनयिक बहिष्कार के आह्वान पर सहयोगी देशों की कमजोर प्रतिक्रिया यही दर्शाती है कि खेल स्वाभाविक रूप से होंगे। इसके विपरीत शीतकालीन ओलंपिक के आयोजक देश चीन की कोविड-19 पर शून्य सहिष्णुता की रणनीति अवश्य ही अपनी भूमिका निभाएगी। बीजिंग में 4 से 20 फरवरी तक चलने वाले खेलों के दौरान खिलाड़ियों, आयोजकों और दर्शकों को संक्रमित होने से रोकने का कड़ाई से क्रियान्वयन कराया जाएगा। खेलों से जुड़े हजारों लोगों, वॉलंटियरों, सफाई कर्मियों, रसोइयों और ड्राइवरों को एक क्लोज्ड लूप में डाल दिया गया है, जिसके तहत हफ्तों तक बाहर की दुनिया के साथ उनका कोई भी सीधा संपर्क नहीं होगा। उधर दुनिया भर के 180 से ज़्यादा मानवाधिकार संगठनों और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने उइगर समुदाय के खिलाफ दुर्व्यवहार तथा हांगकांग में अभिव्यक्ति की आज़ादी के हनन पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि शीतकालीन ओलंपिक बहिष्कार ने एथलीटों को दंडित किए बिना उसके अपराधों के लिए ड्रैगन को जवाबदेह ठहराने का मौका दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने मानवाधिकार हनन, विशेषकर शिनजियांग प्रांत के उइगरों की प्रताड़ना के विरोध में राजनयिक बहिष्कार कर बीच का रास्ता अपनाया है, लेकिन चीन ने इन आरोपों को निराधार बताया है।
चीन ने यह भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस को ओलंपिक खेलों के अपमान की कीमत चुकानी होगी। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा है कि वह बहिष्कार का आह्वान नहीं करेगी क्योंकि इससे एथलीटों और दर्शकों का उत्साह प्रभावित होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के फैसले का दूरगामी असर हो सकता है और बाइडेन दो उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं। पहला, मानवाधिकार उल्लंघन, उइगरों तथा क्षेत्र के अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर ज्यादती, मुस्लिम महिलाओं की नसबंदी और गर्भ निरोधक उपकरणों के इस्तेमाल के लिए बाध्य किए जाने आदि पर चीन की पोल खोलना। दूसरा, यह बहिष्कार राजनयिक अधिकारियों का है, न कि एथलीटों का। यह बहिष्कार घरेलू मोर्चे के साथ ही दुनिया का भी ध्यान नहीं खींचता है, लेकिन यह दुनिया के सामने चीन को बदनाम करने की सूक्ष्म साजिश है। बाइडेन ने इस कदम को वांछित परिणाम नहीं मिला है। आधे से भी कम देशों ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कोसोवो ने अमेरिका का साथ दिया है। लिथुआनियाई अधिकारियों के प्रतिनिधियों ने कथित तौर पर फैसले के साथ रहने का निश्चय किया है। जापान अपने अधिकारियों को शीतकालीन ओलंपिक में नहीं भेजेगा, लेकिन वह बहिष्कार शब्द के इस्तेमाल पर सतर्क है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के फैसले से दोनों देशों के बीच मौजूदा दूरियां और बढ़ सकती है। जब 2028 में अमेरिका द्वारा मैक्सिको सिटी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, तब चीन बदले की कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में रूसी सेना भेजने के विरोध में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने 1980 के मास्को खेल के बहिष्कार का आह्वान किया था, लेकिन अमेरिका के अधिकांश यूरोपीय सहयोगियों ने समर्थन करने से परहेज किया था। जवाबी कार्रवाई में सोवियत संघ ने 1984 के लॉस एंजल्स खेलों के बहिष्कार में 1 दर्जन से ज़्यादा देशों की अगुवाई की। बाइडेन और अन्य नेता कह सकते हैं कि पूर्ण बहिष्कार कम धार वाले उपकरण हैं, जो कि बहिष्कार किए जाने वाले राष्ट्रों को बहुत कम क्षति पहुंचाते हैं, जबकि बहिष्कार करने वालों को वास्तविक पीड़ा होती है। स्टार एथलीटों से मेडल जीतने के सर्वोच्च अवसर छीन लिए जाते हैं। बहिष्कार की घोषणा करने वाले राजनेताओं और इन फैसलों से प्रभावित होने वाले प्रतियोगियों, घरेलू खेल अधिकारियों, ब्रॉडकास्टर, कॉरपोरेट प्रायोजकों व घरेलू दर्शकों के बीच घृणा की दरारें पड़ जाती है। स्टॉप।